हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं कि आजकल हर जगह जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। बाइक हो, कार हो या ऐसी बहुत सी और गाड़ियां। और ये गाड़ियां चलती हैं डीजल और पेट्रोल से। तो हमारा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि क्या ये डीजल और पेट्रोल हमारे साथ हमारी धरती पर हमेशा बना रहेगा या फिर इसके खत्म हो जाने की भी संभावना है। तो इसी बात को समझेंगे हम अपने आज के वीडियो में। स्टूडेंट्स, तो आप सब इस जगह को जरूर पहचानते होंगे या आपने ऐसी जगह को जरूर देखा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आप इस जगह को किस नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, लाइन लगी है पेट्रोल भरवाने के लिए। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये जो पेट्रोल पंप है, इस जगह पर ये पेट्रोल आता कैसे है, कौन लेकर आता है और ये कहां से आता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पेट्रोल की इसी कहानी को जानते हैं और समझते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पेट्रोल कहां आता है, कैसे आता है, आइए हम लोग भारत की कुछ बड़ी पेट्रोल कंपनियों को जान लेते हैं जो कि भारत में पेट्रोल को बेचने का काम करती हैं। पहली कंपनी है इंडियन ऑयल। आप सब स्क्रीन पर इसका फोटो देख रहे होंगे। आप जान सकते हैं कि कोई पेट्रोल पंप किस कंपनी का है। उस पेट्रोल पंप पर बड़े बड़े अक्षरों में उसकी कंपनी का नाम लिखा रहता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है इंडियन ऑयल। ये देखिए, अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP। इसके बाद आता है भारत पेट्रोलियम। ये सब भारत की बड़ी बड़ी पेट्रोल कंपनियां हैं और ये सरकारी कंपनियां हैं। इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग अब जानते हैं कि इस पेट्रोल या डीजल की यात्रा कैसी होती है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोगों को पहली बात तो ये जाननी होगी कि ये डीजल या पेट्रोल दुनिया के सभी देशों में नहीं पाया जाता। ये दुनिया के कुछ देशों में ही पाया जाता है। तो जैसा कि आप हमारे मैप पर देख सकते हैं, जो देश जितने गाढ़े रंग का दिख रहा है वहां उतना अधिक पेट्रोल या डीजल पाया जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया, रशिया, कनाडा, USA, वेनेजुएला। ये वो देश हैं जहां पर पेट्रोलियम बहुतायत में पाया जाता है। भारत को आप यहां देख सकते हैं, भारत हल्के रंग का है। भारत को जितना पेट्रोलियम चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए, भारत में उतना पेट्रोलियम नहीं पाया जाता। इसके कारण भारत को दूसरे देशों से पेट्रोलियम खरीदना पड़ता है। तो जब भारत दूसरे देशों से पेट्रोलियम खरीदता है तो फिर वो उसका इस्तेमाल कर पाता है। तो भारत सऊदी अरेबिया से, वेनेजुएला से, अफ्रीकी देशों से भी पेट्रोल खरीदता है। आप देख सकते हैं इन देशों को जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है। इन देशों में पेट्रोलियम कुओं से निकाला जाता है, जिन्हें कि ऑयल वेल या तेल का कुआं कहते हैं। ये देखिए, ये मशीनें कैसे काम करती हैं। ये मशीनें तेल निकाल रही हैं जमीन से। आप देख सकते हैं जो तेल जमीन से निकलता है वो वैसा ही नहीं होता जैसा कि आपको पेट्रोल पंप पर मिलता है या जैसा आप अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। जमीन से निकलने वाला तेल कच्चा तेल कहलाता है, या इंग्लिश में उसे बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। तो कच्चा तेल जो निकलता है वो बहुत ही गाढ़ा
मोटा और काले रंग का होता है। ऐसा इसलिए कि इसमें तेल के अलावा और बहुत सी चीजें मिली होती हैं। यह कच्चा तेल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से गाढ़ा होता है और काले रंग का होता है। आप देखिए तस्वीरों में ये कितना मोटा है, कितना गाढ़ा है। ठीक है, तो इस तेल का इस्तेमाल किया जाए जैसा कि आपकी गाड़ियों में होता है, उसके लिए इस तेल की सफाई करनी पड़ती है, या यूं कहें कि इस तेल में जो अलग अलग पदार्थ मिले हुए हैं उनको अलग करना पड़ता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, और ये कहां होता है? रिफाइनरी में। रिफाइनरी में होता है, यानी कि जो तेल विदेशों से हमारे देश में आता है उस कच्चे तेल को हमें सबसे पहले रिफाइनरी में भेजना पड़ता है। अब भारत में ये सारी रिफाइनरियां कहाँ हैं, ये सब चीज हम इस नक्शे पर देख सकते हैं। भारत में कुछ रिफाइनरियां हैं जैसे जामनगर, कोयली, मथुरा, पानीपत, ये सब जो जगह हैं ये सारी रिफाइनरीज हैं। ठीक है, कोच्चि, मंगलुरु, मनाली, चेन्नई, नागापट्टिनम, ओके, तातीपाका, ये आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, बिहार में बरौनी, मध्य प्रदेश में बीना। ओके, ये सारी रिफाइनरियां हैं हमारे देश की, जहां पर तेल जब आता है, जब विदेशों से तेल आता है इन जगहों पर, तो इन रिफाइनरियों में उसको साफ किया जाता है, उसमें अलग अलग जो भी पदार्थ मिले होते हैं सबको अलग किया जाता है, और इसके बाद पाइप के माध्यम से या गाड़ियों के माध्यम से ये अलग हुआ पेट्रोल अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है। जैसा कि आपको अभी अभी बताया गया कि इंडिया में जितने पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है उतना पेट्रोल और डीजल नहीं होता है, लेकिन इसी कारण से हमें बाहर से पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ जगहों पर भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि किन किन जगहों पर पेट्रोलियम पाया जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जगह है जहां पर कि पेट्रोलियम पाया जाता है वो है आसाम में। आसाम में पेट्रोलियम फील्ड पाई जाती है, बल्कि यहाँ पर भारत की सबसे पहली ऑयल फील्ड जिसका कि नाम था दिग्बोई, दिग्बोई नाम की फील्ड आसाम में ही पाई गई थी। तो आसाम में ऑयल फील्ड पाई जाती है इंडिया में। दूसरी जगह है मुंबई कोस्टल एरिया या महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया। महाराष्ट्र स्टेट है यहाँ पर। महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वहां पर, यानी समुद्र से लगा हुआ जो एरिया है वहां पर भी जमीन के नीचे ऑयल फील्ड पाई जाती है, वहां से भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है। आप यहां पर पता लगा सकते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर ऑयल फील्ड है इंडिया में मुंबई के पास, उसका नाम आपको पता लगाना है। एक तीसरी जगह जहां पर की ऑयल फील्ड इंडिया में पाई जाती है वो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ पर भी ऑयल फील्ड पाई जाती है। ये एरिया अभी डेवलप किया जा रहा है, यहाँ से अभी तेल निकालना शुरू नहीं हुआ है। ओके, ये एरिया काफ़ी पुराना हो गया है तो शायद अब यहाँ पर बंद हो गया है काम, लेकिन यहाँ पे काम होता है महाराष्ट्र कोस्टल एरिया में। आपको यहाँ का नाम पता लगाना है और कमेंट में लिखकर बताइए क्या नाम है। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में बिल्कुल नया रिसर्च हुआ है,
तो यहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है या बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में बिल्कुल भी ऑयल फील्ड नहीं है या ऑयल नहीं पाया जाता है, पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है, कुछ एरियाज में पाया जाता है। लेकिन हाँ, ये भी सही बात है कि इतना नहीं पाया जाता कि इंडिया की सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, इंडिया का सारा काम पूरा हो सके। इसके लिए इंडिया को बाहर से तेल खरीदना पड़ता है। ये देखिए स्क्रीन पर आप एक प्रोडक्ट देख रहे होंगे जिसे कि आप जानते हैं वैसेलीन के नाम से। इसे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में पेट्रोलियम जेली। जी हाँ, ये पेट्रोलियम जेली भी क्रूड ऑयल से बनता है या पेट्रोलियम से बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये पेट्रोल पंप में आने वाला तेल कैसे यहाँ तक पहुँचता है। यह सबसे पहले जमीन से कुओं के माध्यम से निकाला जाता है। उन देशों से जहाँ ये निकलता है वहाँ से ये हिंदुस्तान में आता है। हिंदुस्तान में फिर इसे रिफाइनरी में भेजते हैं। रिफाइनरी में तेल को रिफाइन करते हैं, उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग करते हैं और फिर उन अलग हुए सारे प्रोडक्ट में से पेट्रोल और डीजल इन पेट्रोल पंप्स में भेजते हैं हम लोग। अब हम लोग इस यहाँ पर कुछ और चीजों को भी जानते हैं, ठीक है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला शब्द मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स, रिसोर्स यानी कि ऐसी कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल करके आप कोई काम करते हैं वो कहलाती है रिसोर्स, ठीक है। जैसे जब आपको पढ़ाई करनी होती है तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बुक का, कॉपी का, पेन का, पेंसिल का। तो पढ़ाई करने के लिए रिसोर्स क्या हो गई, बुक, कॉपी, पेन और पेंसिल, ठीक है। इसी प्रकार जब आपको खेलना होता है तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए क्रिकेट बैट का या रैकेट का, जिस भी चीज का, तो आपके खेलने के लिए चीजें क्या हो गई, रिसोर्स। इसी प्रकार से जब आपको गाड़ी चलानी होती है तो आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज है, उसमें पेट्रोल या डीजल पड़ा हो, जो जैसी भी गाड़ी है वो, तो ये सब क्या हो गई, रिसोर्स, ठीक है। तो हमारे धरती पर जो रिसोर्स है हम लोग दो तरीके से जानते हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके से, पहला है रीन्यूएबल। रीन्यूएबल का मतलब वो रिसोर्स जो रिन्यू हो जाते हैं, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। जैसे कि सोलर एनर्जी इसमें आती है, यानी कि सूरज से मिलने वाली एनर्जी। सूरज से मिलने वाली एनर्जी जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, या अगर खत्म होगी भी तो करोड़ों अरबों सालों में खत्म होगी। तो इसी कारण से वो कहलाती है रीन्यूएबल एनर्जी। अब इसके बाद आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनको कि रिन्यू नहीं किया जा सकता, या ये कहिए जो कि रिन्यू होने में बहुत लंबा समय लेते हैं, ठीक है। तो इसी में से आते हैं हमारे पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, या आसान भाषा में कहें तो वो रिसोर्सेज जो हमारी धरती पर अगर ऐसे ही इस्तेमाल होते रहे तो एक दिन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैसेस इसी में आते हैं, यानी कि उनके वो किसी न किसी दिन वो खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने इन रिसोर्सेज को, यानी कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस को लंबे समय तक चला सकें और उनका खत्म होने का जो टाइम है उसको आगे बढ़ा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बड़ी सावधानी से उनका इस्तेमाल करें, उनको बर्बाद करने से बचें। अब इसका एक उपाय कुछ नए आविष्कारों के रूप में आ रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ऐसी कार जो कि इलेक्ट्रिक रूप से चार्ज होती है। तो इस कार में डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता है और ये कार हमारी पेट्रोल या डीजल की बचत कर सकती है। तो दोस्तों, आपने आज कहानी देखी कि कैसे पेट्रोल और डीजल जमीन से निकल करके हमारे पेट्रोल पंप पे आता है। आपने ये भी समझा कि किस तरह के दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल।
रिन्यूएबल यानी कि जो कभी खत्म नहीं होंगे, और नॉन रिन्यूएबल जो कि एक दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। जो नॉन रिन्यूएबल है इसी में आता है हमारा पेट्रोलियम और डीजल, यानी कि ये सब प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम और डीजल धरती पर एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो इनके खत्म होने से बचाने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें इनकी बर्बादी को बचाना और साथ ही इनका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर और सावधानी पूर्वक करना। दोस्तों, साथ ही कुछ नए आविष्कार भी हो रहे हैं जिसके माध्यम से आप पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है उन गाड़ियों का आविष्कार जो कि बिजली से चलती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब कुछ आ रहा है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पर बड़ों को समझाइए कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करें और इसको बर्बाद होने से बचाइए।